Good morning and again welcome to our economics class. In this class we earlier study about the income and employment determination. In this we study till multiplier and we solve a lot of numerical related with the multiplier. Now from today I like to start last and next topic of this unit. It's excess demand and deficient demand. Now we study what is the excess demand, what is its meaning, its diagram. Then what are the regions of excess demand? What are the impact of excess demand on output, price, employment? Then how we can control this excess demand? And all these things we also study about the deficient demand. So let's start from the excess demand. Excess demand means it's a situation when in an economy aggregate demand is more than the aggregate demand required for the full employment. कि हमारे को किसी भी इकोनॉमी में जितनी एग्रीगेट डिमांड चाहिए, अगर हमारी एग्रीगेट डिमांड उससे ज्यादा है, इट इज द एक्सेस डिमांड. और चाहिए से मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए. आई रिपीट अगेन, एक्सेस डिमांड मींस व्हेन एग्रीगेट डिमांड इन एन इकोनॉमी इज मोर देन द एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड फॉर द फुल एम्प्लॉयमेंट. इट इज द एक्सेस डिमांड. And the extent for which aggregate demand is more than the aggregate demand required for the full employment, it is the inflationary gain. In simple language, we can say that the measurement of excess demand is the inflationary gain. I repeat again, what is excess demand? Excess demand is the situation when aggregate demand in an economy is more than the aggregate demand required for the full employment. अगर हमारे को किसी इकोनॉमी में full employment establish करना है और फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए हमारे को जितना एग्रीगेट डिमांड चाहिए, अगर एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड उससे ज्यादा है, इट इज द एक्सेस डिमांड. और जितना ज्यादा उसको जो मेजरमेंट कर रहे हैं उसका एक्सटेंट जो हमारे लिए हो रहा है, इट इज द इन्फ्लेशनरी गेन. अब फुल एम्प्लॉयमेंट मींस फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन होती है किसी इकोनॉमी के अंदर जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जितने भी हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है विच आर कैपेबल फॉर द यूज एंड other employees which are like to do the work or they are eligible to work got the work. अगर कोई पर्सन काम करने के लिए एलिजिबल है, वो काम करना चाहता है परसेंट वेज रेट पर, तो उसको जो मिलना ही चाहिए, इट इज द फुल एम्प्लॉयमेंट. फुल एम्प्लॉयमेंट के केस में वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, मतलब कोई पर्सन का अपनी बाय विश वो वर्क करना ही नहीं चाहता, उसके अदर सोर्स है, बहुत अच्छा इनकम सोर्स है और वर्क करना ही नहीं चाहता, इट इज द वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. तो फुल एम्प्लॉयमेंट के केस में वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, बट इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, मतलब जो पर्सन वर्क करना चाह रहा है उसको वर्क अवेलेबल होगा. इट इज द सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट. तो फुल एम्प्लॉयमेंट एस्टैब्लिश करने के लिए हमें जितना एग्रीगेट डिमांड चाहिए, अगर हमारा एग्रीगेट डिमांड उससे ज्यादा आ रहा है इकोनॉमी के अंदर, इट इज द एक्सेस डिमांड. और जितना ज्यादा आ रहा है उसका जो मेजरमेंट हमारे लिए होगा वो क्या कहलाएगा, इन्फ्लेशनरी गेन. नाउ वी सी बोथ दीस टू थिंग्स विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम. In the given diagram, on y-axis we take income, output or employment level, and the y-axis we take aggregate demand and aggregate supply level. AS is the aggregate supply curve in the economy. As we know that it's equal to income level and always it is on 45 degree line. हम इससे पहले पढ़ चुके हैं. Then AD is the aggregate demand curve in the economy. It is the aggregate demand which is required for the full employment. ये एग्रीगेट डिमांड है हमारे को जो फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए चाहिए. नाउ दिस एग्रीगेट डिमांड इंटरसेक्ट एग्रीगेट सप्लाई कर्व एट द ई पॉइंट. क्या एग्रीगेट डिमांड कर्व एग्रीगेट सप्लाई कर्व को ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, टच कर रहा है, काट रहा है. सो इट इज द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट. क्या कहलाएगा हमारे लिए, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट इन द इकोनॉमी. एट दिस पॉइंट aggregate demand and aggregate supply is EM, while income and employment level is ON in the economy. So it is the equilibrium conditions. Suppose that actual aggregate demand is more than the aggregate demand required for the full employment. किसी इकोनॉमी के अंदर मान लीजिए इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज होता है, तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने पर क्या होगा, जो एग्रीगेट डिमांड लेवल है हमारा C plus I तो इंक्रीज हो गया. So I draw the AD dash curve. It is the sum of A C plus I plus delta I. Delta I shows that increase in investments. So because of it, the aggregate demand curve is AD dash. At
एंड एग्रीगेट सप्लाई इन द इकोनॉमी इज FM। कितना एग्रीगेट डिमांड हमारा है FM, बट हमारे पास फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए कितना एग्रीगेट डिमांड चाहिए EM। तो इनके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है EF, इट इज द एक्सेस डिमांड। It shows the excess of aggregate demand that will be required for the full employment, and this EF is also known as inflationary gain। हम इसको क्या बोलेंगे inflationary gain। So I repeat again, aggregate excess demand means when aggregate demand is more than the aggregate demand required for the full employment। हमें full employment के लिए कितना चाहिए EM, actual aggregate demand कितना आ रहा है FM। So F is the excess demand or inflationary gain in the economy। Now we study what are its reasons। अब ऐसा क्यों होता है कि एग्रीगेट डिमांड क्यों ज्यादा हो जाता है देन द फुल एम्प्लॉयमेंट। जब हमने एग्रीगेट डिमांड पढ़ा था तो हमने इसके कुछ कंपोनेंट्स पढ़े थे। क्या पढ़ा था आपने एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स? अगर आपको याद होगा C प्लस I प्लस G प्लस N। C मीन्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, I मीन्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, G means government expenditure, N means net export। So in the case of excess demand, all these increase। excess demand के केस में क्या होगा, सब increase हो जाएंगे। अब क्यों होंगे? जैसे हम सबसे बात करते हैं C consumptions। Our consumption mainly depends on two things। वो first is marginal propensity to consume, and second is taxes। Suppose in an economy, marginal propensity to consume increases। What is MPC? It is the ratio of change in consumption due to change in income। तो अगर किसी इकोनॉमी के अंदर MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इंक्रीज होता है, उसकी खर्च करने की आदत बढ़ जाती है। उसकी खर्च करने की आदत क्या होता है, बढ़ जाती है। सो इन दैट केस उस सिचुएशन में क्या होगा कि जो हमारा एग्रीगेट डिमांड है वो भी इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सेकेंड, डिक्रीज इन टैक्सेस। अगर गवर्नमेंट टैक्सेस रिड्यूस करती है, अब मेरी दो तरह के टैक्स की बात करते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। दोनों ही कंडीशंस के अंदर हमारा एग्रीगेट डिमांड लेवल इंक्रीज होगा। अगर गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स कम करती है, जिससे मान लीजिए इनकम टैक्स या कॉर्पोरेशन टैक्स, अब उसका इंपैक्ट क्या होगा, हमें गवर्नमेंट को कम टैक्स देना पड़ेगा और जो हमारी डिस्पोजेबल इनकम है, जो हमारी खर्च करने वाली इनकम है, वो इंक्रीज हो जाएगी। सो इन दैट केस वी कैन स्पेंड मोर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज एंड एग्रीगेट डिमांड लेवल विल इंक्रीज। अगर गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस कम करती है, स्पेशली जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अगर गवर्नमेंट जीएसटी कम कर रही है, उसका इंपैक्ट क्या होगा, गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस कम होंगे और उसका इंपैक्ट क्या होगा, हम पहले से ज्यादा डिमांड करेंगे क्योंकि प्राइसेस कम होने से गुड्स और सर्विसेज हमारे लिए सस्ती हो जाएगी और पहले से उनकी ज्यादा डिमांड करेंगे। बोथ द कंडीशंस एग्रीगेट डिमांड विल इंक्रीज। तो मैंने आपसे बात किया था एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग। पहला कंपोनेंट था सी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, दो चीज, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और दूसरा हमारा टैक्सेज। आगे बात करते हैं ई के बाद आता है आई के बाद आता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट मेनली एक ही चीज पर डिपेंड करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और दूसरा होता है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट या मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो सिर्फ हम एक ही बात कर रहे हैं यहाँ पर, मेनली रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो जो इन्वेस्टमेंट्स के लिए डिमांड कर रहे हैं वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अगर हमारे फर्म्स को, प्रोड्यूसर्स को, एंटरप्रेन्योर को कम इंटरेस्ट रेट पर लोन अवेलेबल होगा, सो दे लाइक टू इन्वेस्ट मोर, दे लाइक टू इंक्रीज और दे लाइक टू एक्सपेंड देयर बिजनेस एक्टिविटीज। सो इन दैट केस एग्रीगेट डिमांड लेवल विल इंक्रीज। अगर एक बार इन्वेस्टमेंट्स होता है तो इनकम लेवल इंक्रीज होता है। ये चीज आपने पढ़ी है बहुत अच्छे से, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में। सो आई डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज द इन्वेस्टमेंट लेवल विल इंक्रीज इन द इकोनॉमी। और दूसरा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने से जो हमारी कंजम्पशन डिमांड है वो भी इंक्रीज होगी। जस्ट लाइक कंज्यूमर्स आर डिमांडिंग फॉर द होम लोन, कार लोन, all these are increased and this also increases or this also boost up the aggregate demand in the economy। तीसरा बात करते हैं जी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जिससे हम देखते हैं गवर्नमेंट मेनली दो तरह का एक्सपेंडिचर करती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप पढ़ेंगे इसको गवर्नमेंट बजट के अंदर। अगर जब गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाती है, स्पेशली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ज्यादा लोगों को सैलरीज देती है, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है या सब्सिडी ज्यादा प्रोवाइड करती है, सो इन ऑल दीज केसेस
disposable income of the people will increase and they can demand more goods. So increase in government expenditure. Next is net export. It is the difference of export minus import. ये किसका डिफरेंस है? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स का. सपोज इन द इकोनॉमी एक्सपोर्ट विल इंक्रीज एंड इंपोर्ट विल डिक्रीज. अगर एक्सपोर्ट बढ़ता है तो क्या होगा? हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो डेवलप होगी, इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेगा, साथ ही साथ जो रॉ मटेरियल है, जो अदर हमारे को एसेंशियल रिक्वायर्ड है प्रोडक्शन के लिए, उन सबकी डिमांड बढ़ेगी. सो बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एक्सपोर्ट आवर डिमांड विल इंक्रीज और विल एग्रीगेट डिमांड लेवल विल इंक्रीज. सेकेंड हम बात करते हैं डिक्रीज इन इंपोर्ट्स. अगर हमारे इंपोर्ट्स कम होते हैं, गवर्नमेंट बाहर से जो इंपोर्ट्स कर रही है वो कम करती है और उन गुड्स का इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करके, जो कि आपके इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट में पढ़ेंगे, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन. अगर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करके गवर्नमेंट उन गुड्स का अपनी कंट्री में प्रोडक्शन करती है तो उससे भी क्या होगा? हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और एग्रीगेट डिमांड लेवल बढ़ेगा. तो आपने इसके कंपोनेंट्स पढ़े हैं C प्लस I प्लस G प्लस N, उसी में कहीं ना कहीं एक्सेस डिमांड के रीजंस छुपे हुए. आई रिपीट ऑल दिस पॉइंट्स. जैसे मैंने पहले बताया, इंक्रीज इन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. सेकंड, डिक्रीज इन टैक्सेस. थर्ड, डिक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट. फोर्थ, increase in government expenditure. Fifth, increase in export and decrease in imports. So all these are the reasons of excess demand. Now we see what are its impact. इस excess demand का इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट होता है. मेन इसके इम्पैक्ट की बात करेंगे तीन चीज पर: आउटपुट पर, प्राइस पर और एम्प्लॉयमेंट लेवल पर. आउटपुट की बात करें, अगर किसी इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है तो उस कंडीशन में जो हमारा आउटपुट लेवल है उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगा. इट रिमेन कांस्टेंट. ये बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा. व्हाई? बिकॉज़ द इकोनॉमी इज ऑलरेडी प्रोड्यूसिंग एट द फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन. इकोनॉमी कहां प्रोडक्शन कर रही है? फुल एम्प्लॉयमेंट पर. अगर उससे ज्यादा डिमांड बढ़ जाती है तो उस डिमांड को फिलअप करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है. बिकॉज़ वी आर ऑलरेडी प्रोड्यूसिंग एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, सो द आउटपुट लेवल इन द इकोनॉमी विल नॉट इंक्रीज. सेकेंड बात करते हैं प्राइसेस. द प्राइस लेवल विल रैपिडली इंक्रीज और इट विल क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशनरी कंडीशंस इन द इकोनॉमी. मनी सप्लाई रैपिडली बढ़ेगा. रीजन कि जैसे एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है, अब उसको पूरा करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है. जितनी डिमांड बढ़ रही है हम उतनी सप्लाई इंक्रीज नहीं कर पा रहे. सो इन दैट केस द प्राइस लेवल और जनरल प्राइस लेवल विल इंक्रीज इन द इकोनॉमी. मैं इस चीज को आपको एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं डायग्राम से. आप देखना, हमारे पास डिमांड लेवल था पहले EM और टोटल सप्लाई कितनी कर रहे हैं? क्या आउटपुट की? OM. जब डिमांड लेवल बढ़ के एग्रीगेट डिमांड लेवल FM हो गया तब भी हमारी टोटल सप्लाई OM ही है. हम सप्लाई इंक्रीज नहीं कर पा रहे. पर जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है और हम सप्लाई इंक्रीज नहीं कर रहे तो उसका डायरेक्टली इंपैक्ट एक ही आएगा कि जो प्राइस लेवल है वो रैपिडली इंक्रीज होगा. तीसरा, एम्प्लॉयमेंट. The employment level will also not increase in the economy. Why? Very simple. Because the economy is already producing at the full employment level. का प्रोडक्शन हो रहा है ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट पर. अगर हम ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट में प्रोडक्शन कर रहे हैं तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ने पर न तो हम आउटपुट बढ़ा पाएंगे और न ही एम्प्लॉयमेंट बढ़ा पाएंगे. क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट पर. सिर्फ क्या बढ़ेगा? प्राइस. So we study in today's class. I repeat again. What is the excess demand or inflationary gap? Its meaning, its explanation with the help of diagram. Then what are the reasons of this excess demand by the C plus I plus G plus N its components. Then we also study what are its impact on the output level, price or employment level in the economy. In next class, I mean tomorrow, we will study all this about the deficient demand or deflationary gap. ये सब हम कल पढ़ेंगे about deficient demand और deflationary gap. Thank you.